कल्पना कीजिए, आपने अभी अभी एक मोटरसाइकिल खरीदी है। आप काम पर जा रहे हैं। एक दिन से दूसरे दिन आप गिर जाते हैं। आपके हाथ की ताकत चली जाती है। आपको असहनीय दर्द होता है और आप अब पहले की तरह उपयोगी महसूस नहीं करते। यह उन लोगों का दुस्वप्न है जिन्होंने अभी अभी ब्रैकियल प्लेक्सस की चोट झेली है। आज मैं यहाँ डेबोरा के साथ हूँ, जो एक व्यावसायिक चिकित्सक हैं, हाथ की विशेषज्ञ हैं और ब्रैकियल प्लेक्सस की चोटों की विशेषज्ञ हैं। हम उस मरीज के बारे में बात करेंगे जो अभी अभी मोटरसाइकिल से गिरा है और जिसने अभी अभी पता लगाया है कि उसे चोट लगी है और इस समस्या के बाद बेहतर जीवन जीने के लिए क्या किया जा सकता है। हम उपयोगी सुझाव देंगे जिन्हें आप घर पर उपयोग कर सकते हैं और आप भी जो उस व्यक्ति के परिवार से हैं जिसने चोट झेली है, आप अपने परिवार के सदस्य का समर्थन करने के लिए क्या कर सकते हैं। डेबोरा, वह मरीज जिसने अभी अभी ब्रैकियल प्लेक्सस की चोट झेली है, आपके क्लिनिक में कैसे आता है? क्या वह सिर ऊंचा करके आता है या वह उदास आता है, खुश आता है? उसकी क्या अपेक्षाएं होती हैं आपके क्लिनिक में प्रवेश करने के बाद? डॉक्टर के अनुसार कुछ डॉक्टर अधिक जानकारी देते हैं जबकि कुछ कम, और मरीज मेरे पास आता है अक्सर इस जानकारी में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर के साथ कि वह आंदोलन की उम्मीद में है। उसे ठीक से नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो उनमें से अधिकांश हमारे जाल से नए लोग हैं, अपने काम में पूरी तरह से सक्रिय हैं और नहीं, ये गंभीर मामले होते हैं जिनमें ऊपरी अंग का बहुत अधिक आंदोलन नहीं होता, कभी कभी केवल कंधे का ही होता है। और वे आमतौर पर माँ या बहन के साथ आते हैं और फिर वे इस समय आते हैं और वे मुझे थोड़ा परखते हैं, यह देखने के लिए कि मेरी जानकारी डॉक्टर की जानकारी के समान होगी या नहीं, यह देखने के लिए कि क्या मुझे कोई और उम्मीद दी जाएगी। यह कैसे होगा? क्या मैं यहाँ से अपना हाथ हिलाते हुए निकल पाऊंगा? लेकिन उम्मीद अच्छी है या बुरी, उनके पास क्या है? वे डॉक्टर से मिलने के बाद आते हैं, वे इस तरह आते हैं, चलो इसे सुधारने की कोशिश करते हैं, या वे इस तरह आते हैं, मुझे लगता है कि करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मैं यहाँ समय पूरा करने के लिए हूँ। आपको उनके बारे में क्या महसूस होता है? विशेषज्ञ डॉक्टर, वह इस समय मदद करता है, वह समर्थन करता है या वह बाधा डालता है और फिर मरीज को बहुत निराश करता है? मुझे लगता है कि विशेषज्ञ डॉक्टर वह मरीज को सही उपचार की तलाश करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन देता है। यह वही है जो मैंने देखा है। कभी कभी यह नियम नहीं होता, लेकिन यह वही है जो मैंने देखा है कि विशेषज्ञ डॉक्टर जब वह काम को समझता है, उसका हस्तक्षेप हमेशा जल्दी होता है और वह मरीज को प्रोत्साहित करेगा कि वह खोजे पुनर्वास। इस मामले में जो वह सुधार सकता है उसमें सुधार। दोस्तों, तो डेबोरा, वह एक थेरेपिस्ट है, व्यावसायिक। वह मरीज को तब प्राप्त करती है जब वह विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जा चुका होता है और आज वह एक पुनर्वास केंद्र में है, जो कि मरीज उनके पास तब आता है जब वह पहले ही एक विशेषज्ञ, एक न्यूरोसर्जन या हाथ के सर्जन के पास जा चुका होता है ना? तो वह हमेशा किसी विशेषज्ञ से मरीज को प्राप्त करती है। मैं कई बार मरीज को प्राप्त करता हूं, जो पहले ही किसी अन्य डॉक्टर के पास जा चुका होता है, जो विशेषज्ञ नहीं होता, जिसने कभी कभी व्यक्ति को प्रेरित किया होता है। तो यह पूरी तरह से फर्क डालता है ना? उनका अनुभव उस अपेक्षा के संबंध में बेहतर है जो मरीज लेकर आता है। मेरे मरीज सामान्यतः तबाह होकर आते हैं क्योंकि वे डॉक्टर गए थे जिसने कहा वे ऐसे रहेंगे जीवन भर। हाँ, डॉक्टर को नहीं पता सर्जरी संभव है या नहीं, उसने सर्जरी या इलाज नहीं देखा, कभी कभी सर्जरी की जरूरत नहीं, पर वह ऐसे ही रहेगा। तो यह पहला क्षण मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि व्यक्ति उस पहली बात को याद रखेगा जो उसने डॉक्टर के सामने बैठते समय सुनी थी, या तो सब ठीक हो जाएगा, हम कुछ करेंगे सुधार में, या आप ऐसे ही रहेंगे जीवन भर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टरों के लिए उन शब्दों का ध्यान रखें जो आप उपयोग करने जा रहे हैं और पूरी तरह से सुनिश्चित करें कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि अन्यथा आप किसी ऐसे व्यक्ति को निराश कर सकते हैं जो अपनी चोट को काफी हद तक सुधार सकता था। बिल्कुल सही। और मैं भी देखता हूँ थॉमस, इस संबंध में हमारी पुनर्वासकर्ताओं की जिम्मेदारी भी, क्योंकि प्लेक्सस का पुनर्वास करना आसान नहीं है।
हालांकि यह C6 जड़ है, जड़ C7 यह बहुत अलग है। एक मरीज दूसरे के लिए, और अगर चिकित्सक के पास वास्तव में महारत नहीं है तो वह अच्छा काम नहीं कर सकता, है ना? और कई बार जब आप मरीज को आधे हाथ की मोड़ तक पहुंचाने में सफल होते हैं, वह पहले से ही बहुत प्रेरित होकर बाहर निकलता है, क्योंकि वह एक तरीके से आता है और दूसरे तरीके से चला जाता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, पहला हिस्सा डॉक्टर का है। निश्चित रूप से जिम्मेदारी उसकी है, उसे मरीज पर ध्यान केंद्रित करने और उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो पुनर्वास करता है, क्योंकि अगर आपके पास क्षमता नहीं है, अगर आपके पास वास्तव में यह ज्ञान नहीं है कि कैसे इलाज करना है, तो आप भी मरीज की उम्मीदों को खत्म कर देते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ, उम्मीदों को मौका खत्म कर देता है। तो यह एक युवा मरीज है जिसने अपना काम शुरू किया, एक छोटी मोटरसाइकिल खरीदी, काम करने गया, डिलीवरी करने गया या यात्रा कर रहा था, और फिर अचानक वह मोटरसाइकिल से टकरा गया जिसे वह चलाना बहुत पसंद करता था। तो उसका सबसे बड़ा सपना, उसकी सबसे बड़ी खुशी जो मोटरसाइकिल चलाना था, एक बुरे सपने में बदल गई और उसके वर्तमान दुख का कारण बन गई। फिर वह अपनी बाह की ताकत खो देता है। वह जो घर का एक प्रदाता था या घर का प्रारंभिक प्रदाता था, अब एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसे विशेष आवश्यकताओं की जरूरत है। उसे दर्द हो सकता है, बहुत तीव्र, और एक दिन से दूसरे दिन तक यही उसकी जिंदगी है। तो सुबह उठता है, एक व्यक्ति एक तरफ काम करने जाता है, दूसरा दूसरी तरफ कुछ और करने जाता है और वहीं रहता है, टेलीविजन पर न्यूरोपैथिक दर्द के साथ देखता है। और फिर हमारी भूमिका एक डॉक्टर और पुनर्वासकर्ता के रूप में यह सुनिश्चित करना है कि यह व्यक्ति फिर से सक्रिय हो जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका अंत क्या होगा। क्या वह बेहतर होगा? सुधार नहीं, व्यक्ति इसे पार कर ले, भले ही वह एक हाथ से हो या चोट वाले हाथ से, ताकत बढ़ने पर। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, वह मरीज आपके पास आता है, किसी डॉक्टर से आ रहा है, आप कैसे जानते हैं या डॉक्टर विशेषज्ञ है? उस पर भरोसा करना सही है। जब आप देखते हैं वह विशेषज्ञ नहीं है, वह जो कर रहा है उसे नहीं समझता, शायद दिलचस्प हो आप उसे किसी अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर के पास भेजें। ओ थॉमस, आज मेरी वास्तविकता यह है कि मैं केवल विशेषज्ञ डॉक्टरों से मरीज प्राप्त करती हूँ। मेरी वास्तविकता यह नहीं है कि मैं उन मरीजों को लूं जो अन्य स्थानों से, अन्य डॉक्टरों से आए हैं, ऐसा कहीं। और अस्पताल में मरीज सभी पहले से ही विशेषज्ञ से आते हैं। तो अगर हम किसी कारणवश वहाँ एक मरीज को लेते हैं जो विशेषज्ञ के पास नहीं गया है, तो हम खुद ही निदान करते हैं कि उस व्यक्ति को प्लेक्सस की चोट है और वह विशेषज्ञ के पास नहीं जा रहा है, तो हम खुद ही उसे भेजते हैं। और क्लिनिक में मेरी वास्तविकता यह है कि वह पहले से ही विशेषज्ञ से आता है। तो अगर आप एक मरीज को लेते हैं, उदाहरण के लिए, जो एक डॉक्टर के पास है जिसने कहा है कि केवल पुनर्वास करना है जो ठीक हो जाएगा, और फिर आप देखते हैं कि उसे गंभीर चोट है, कोई परीक्षण नहीं है, तो आप शायद उसे किसी के पास भेजेंगे। हाँ, सही। तो मैं यह इसलिए पूछता हूँ, मेरे पास कई मरीज आते हैं जो मुझे जानते हैं और निदान करते हैं या तैयार परीक्षण के साथ आते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि मरीज कभी कभी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो हाथ का सर्जन नहीं है, जो इस क्षेत्र में काम नहीं करता, नहीं माइक्रो सर्जरी या परिधीय नसों का इलाज करता है। वह डॉक्टर कहता है, नहीं, फिजियोथेरेपी करते रहो, अगर 1 साल बाद सुधार नहीं होता तो आगे भेजेंगे। 1 साल बाद समय नहीं रहता, ज्यादातर चोटों के साथ 1 साल बाद आप सर्जरी नहीं कर सकते। नर्व ट्रांसफर की सर्जरी के बजाय आपको एक सुधारात्मक सर्जरी करनी पड़ती है, जिसका परिणाम बहुत ही कम होता है। तो इसलिए मैं पूछता हूँ, जो आपने कहा डेबोरा, कि आमतौर पर पुरुष मरीज, ज्यादातर समय महिलाओं को भी प्लेक्सस की चोटें होती हैं। मैंने कुछ महिलाओं की सर्जरी की है, लेकिन आमतौर पर यह मरीज वह या तो अपनी माँ के साथ आता है या बहन के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, जो उस समय उसकी देखभाल करती है, क्योंकि पुरुष जब उसका कोई हादसा होता है वह सब कुछ हवा में उछाल देता है, और फिर एक मजबूत महिला आती है जो उसे गले लगाती है और मदद करती है। मैं आपसे जानना चाहता था, आप उन महिलाओं को क्या सलाह देते हैं ताकि वे उसकी मदद कर सकें?
क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस मरीज के लिए सब कुछ करने और उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करने के बीच एक रास्ता है। वह एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से निर्भर हो जाता है बहुत लंबे समय तक, और साथ ही आप मदद नहीं करते और उसे वहीं छोड़ देते हैं और वह अंततः प्रगति नहीं करता। आपको क्या लगता है कि सही तरीका क्या है? आप इस व्यक्ति को क्या सलाह देंगे ताकि वह मदद कर सके लेकिन बहुत ज्यादा लाड प्यार भी न करे? हाँ, अगर हम सोचें, थॉमस, उस व्यक्ति के पास इस समय एक हाथ है ना? तो एक हाथ के साथ व्यक्ति बहुत स्वतंत्र है, बहुत, यहाँ तक कि रसोई में भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पहले समय में परिवार शायद बहुत अच्छी तरह से नहीं संभाल पाएगा या रसोई में गतिविधियों के लिए सुझाव नहीं होंगे। लेकिन नहाना, कपड़े पहनना, ये सब व्यक्ति खुद कर सकता है। उसे मदद की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कई बार हम परिवार के रूप में अगर हम इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सहारा देंगे तो हम इस व्यक्ति को स्वतंत्र होने का अवसर नहीं देंगे। वहाँ 2-3 साल बाद उसके पास वास्तव में एक बेहतर रास्ता होता है क्योंकि हम उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं उस व्यक्ति को समझता हूँ। जैसा कि आपने कहा, एक कम उम्र का व्यक्ति, यहाँ जैसे उसकी जिंदगी को एक रात में छीन लिया गया हो। लेकिन परिवार के रूप में हमें समर्थन करना होगा और भावनात्मक मुद्दों तक का समर्थन करना होगा। लेकिन यह भी कहना होगा, नहीं, चलो तुम यह कर सकते हो, अरे तुम कर सकते हो। तो इस तरह, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी अवसाद प्रक्रिया में प्रवेश करता है। मैं यह नहीं कहूँगा कि वह अवसाद में प्रवेश करता है, लेकिन वह अवसाद प्रक्रिया में प्रवेश करता है। एक शोक प्रक्रिया। शोक की, हाँ, चलो इस तरह कहें। आपने सही शब्द कहा, क्योंकि तब वह हर किसी को उनके जीवन के साथ देखती है और वह अपनी जिंदगी के बिना है। तो हमें पुनर्वासक के रूप में, परिवार के रूप में क्या करना चाहिए? यह कोशिश करना है कि उसे वह वापस दिया जाए जो वह अपनी पुरानी जिंदगी में कर सकती थी। तो रसोई में कुछ चीजें शुरुआत में व्यक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन हम एक चिकित्सक के रूप में हमारे पास कुछ रणनीतियां हैं, क्योंकि आज व्यक्ति कर सकता है, खाना काट सकता है, पका सकता है, खा सकता है। लेक्सिस की सबसे बड़ी कठिनाई वास्तव में यह है, कांटे और चाकू से खाना, क्योंकि उसके पास सहारा देने के लिए दूसरा हाथ नहीं होगा। जब तक कि उसके पास एक अच्छी हाथ न हो, हम एक ऐसा अनुकूलन करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे वह पकड़ सके। हाथ से कांटा, अच्छा, डुप्लेक्सो हाथ से, और दूसरे हाथ से वह काटने के लिए चाकू का उपयोग करता है। लेकिन इसके अलावा इन चीजों के लिए हमारे पास अनुकूलित प्लेट है, अनुकूलित खाद्य काटने की तख्ती है, व्यक्ति फल छील सकता है। हम इस पर एक बहुत ही दिलचस्प काम करते हैं। तो परिवार को इस स्थिति में खुद को रखना होगा। मुझे लगता है कि परिवार बहुत साथ में दुखी होता है, खासकर माँ, बहन। लेकिन इस तरह संभालो, कमरे में दुखी हो, लेकिन जब तक उसके पास हो, नहीं, चलो करते हैं, उससे मांग करो की प्रगति कर सकते, क्योंकि यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आगे चलकर। मैं सोचता हूँ, अगर मेरे पास एक हाथ होता तो मैं क्या करता। फिर टूथपेस्ट देखता हूँ, सोचता हूँ, अरे तुम्हें खोलना है, ब्रश पकड़ना है। ब्रश पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम ब्रश वहाँ रखते हो, टूथपेस्ट घुमाते हो और दबाते हो। और कुछ टूथपेस्ट होते हैं जो एक क्लिक से खुलते हैं, तुम क्लिक करते, लगाते और बंद करते हो। लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो 2 हाथों से करने के लिए बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, मेरे घर में एक फिल्टर है जो एक पानी का फिल्टर है जिसमें तुम्हें गिलास पकड़ना होता है और दूसरे हाथ से तुम ऊपर नीचे करने के लिए करते हो। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास 2 हाथ है। तुम्हें इसे बदलना होगा क्योंकि यह इसके लिए नहीं है। इस्तेमाल के लिए इसे अनुकूलित करना होगा। आम तौर पर आप क्या कहते हैं, नहीं तो वह इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। तो हम यही करते हैं, इसकी एक मूल्यांकन करते हैं, है ना? उसके घर में कौन कौन सी चीजें हैं, है ना? हम इसे बदलने की कोशिश करते हैं। टूथपेस्ट का इतिहास, भले ही आपको पता न हो, कुछ लोग केवल एक हाथ से करने की क्षमता नहीं रखते। मैंने किया है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या यह तुम्हारा प्रमुख हाथ है या नहीं? मैं दोनों हाथ हूँ। हाँ, आप अभ्यस्त हैं और तुम एक सर्जन हो। तो कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने प्रमुख हाथ को चोटिल कर लेते हैं और दूसरा, फिर वह एक हाथ है। तो इस तरह, लेकिन हमारे पास अन्य तकनीकें हैं, हम कर सकते हैं।
बनाना या बाजार में पहले से ही उपलब्ध है एक उपकरण जिसमें आप टूथपेस्ट डालते हैं और आप बस ब्रश। वहाँ बोतल खोलने के लिए भी है ना, क्योंकि फिर व्यक्ति बोतल को पैर पर रख सकता है और दूसरे हाथ से खोल सकता है। तो कुछ है नाखून काटना, है ना, यह केवल एक हाथ से किया जा सकता है। तो हमारे पास कई अनुकूलन हैं जो किए जा सकते हैं। हाँ, नहाने के लिए आप वह उपकरण खरीद सकते हैं जिसे आप दीवार पर लगाते हैं और फिर आप उसे दबाते हैं। जब आप नीचे से पकड़ते हैं तो आप शैम्पू लेते हैं, इस तरह, है ना? हाँ, या आप वह रख सकते हैं। साबुनदानी है ना थॉमस, जिसमें आप साबुन, शैम्पू आदि रखते हैं इन साबुनदानियों में और आप केवल हाथ से दबाते हैं। हाँ, क्योंकि आपको शैम्पू खोलना, उसे हाथ में डालना, जबकि दूसरा हाथ ऐसा करता है, नहीं कर पाता। नहीं, साबुनदानी किया जा सकता। साबुनदानी काम करती है। हाँ, स्पंज, है ना, तो हम कभी कभी एक बनाते हैं। ब्रश होते हैं, है ना, जो दूसरे तरफ धोने के लिए होते हैं, तो यह किया जा सकता है। मुझे लगता है कि सबसे कठिन चीजें वास्तव में रसोई में होती है। अन्य चीजों की अपेक्षा व्यक्ति अंततः समझ जाता है, और मुझे लगता है कि एक बहुत कठिन काम है खाना बनाना, क्योंकि खाना बनाना पैन चलता है ना? तो फिर हमें कुछ स्थितियां बनानी होंगी ताकि पैन न चले जब व्यक्ति उसे हिला रहा हो। और जोखिम भी, है ना? हाँ। ओ दोस्तों, हम जो कहना चाहते हैं वह यह है, लेक्सस की चोट वाले मरीजों के लिए, परिवार के लिए एक सुझाव यह है, यदि आप ऐसा व्यंजन परोसने जा रहे हैं जिसमें मांस है, तो उस व्यक्ति के लिए मांस पहले से काट दे जिसने चोट पाई है, क्योंकि वह एक हाथ से मांस नहीं काट सकता। हालांकि आपको उसे खाना उसके मुंह में नहीं देना है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप एक मेज पर हैं, हर कोई खा सकता है, वह एक हाथ से खा सकता है। यह मुश्किल है खाना, जब आप उसे प्लेट में परोसते हैं तो वह खिसक जाता है। आजकल वे प्लेटें आती है जिनमें वेंडोसा होता है, पता है? तो अब डिश नहीं चलती, है ना? और फिर यह आसान हो जाता है, तब कोई खतरा नहीं होता। जैसे कि प्लेट में वेंटोसा होना चाहिए, या आप प्लेट के नीचे वह एंटी स्लिप मैट डाल सकते हैं जो भी पकड़ बनाए रखता है। तो अंत में व्यक्ति को हर चीज में मदद की जरूरत होने का कोई बहाना नहीं है। कोई बहाना नहीं है, और यह एक काम है जो हमें करना है। पुनर्वासकर्ता के रूप में हमें पहले दूसरे दिन जाना होता है। यह सिर्फ मूल्यांकन होता है। हमें सोचना, पूछना, मरीज के साथ यह अनामनेसिस करना और यह कहने में सक्षम होना चाहिए, क्या आप यह कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। तो अब आप यह कर सकते हैं, और उसके लिए एक दिनचर्या शुरू करने और निर्धारित करने का समय है, और जब भी वह आए पूछताछ करें। और यह सिर्फ व्यायाम की दिनचर्या नहीं है, इन गतिविधियों की दिनचर्या है। मैं जानता हूँ दोस्तों, यागो जो अमेरिका में मैकेनिक है, वह एक हाथ से वह सब करता है जो लोग दो हाथों से नहीं कर पाते। वह उन ट्रकों को चलाता है जो अन्य ट्रकों को खींचते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसमें दो हाथों वाले लोगों को भी कठिनाई होती है। तो हम जो कहना चाहते हैं वह यह है कि अगर आप उस व्यक्ति के लिए सब कुछ करेंगे जिसने अभी अभी चोट खाई है, तो वह अंततः चाहेगा कि आप जीवन भर सब कुछ करें, और वह खुद को यह विश्वास दिलाएगी कि वह सचमुच बेहतर नहीं हो सकती, जबकि वास्तव में वह व्यक्ति चोट से पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और बेहतर हो सकता है, भले ही हाथ उतनी मदद न कर रहा हो। हाँ, और मुझे लगता है कि कुछ बातें हैं। मैंने भी उन लोगों की देखभाल की है जिन्हें प्लेक्सस की चोटें लगी हैं, और वे मैकेनिक हैं, वे काम कर रही हैं। एक जो वॉशिंग मशीन की मरम्मत करता है और वह खुद मशीन को घर से निकालकर अपने घर ले जाता है, वह केवल एक और आधे हाथ से ऐसा कहीं वो सब कुछ अकेले करता है। लेकिन अंतर क्या है? और व्यक्ति की प्रेरणा, है ना, वह प्रेरणा जो व्यक्ति के पास होती है, जैसे मैं खड़ी रहकर देखती रहूंगी या वास्तव में आगे बढ़ूंगी। और भी बातें हैं जिनके बारे में मैं सोचती रहती हूँ। कई बार व्यक्ति वास्तव में उस काम पर वापस नहीं जा पाएगा, थॉमस, उस भूमिका में, और वह उसी में फंस जाती है। तुम्हें पता है, उदाहरण के लिए चलो मैकेनिक की कहानी की बात करते हैं। सभी वापस नहीं जा पाएंगे, है ना? नहीं कर पाते। कुछ कर पाते हैं, कभी कभी चोट के कारण, और कुछ की चोट बहुत गंभीर होती है और वे वापस नहीं जा पाते। लेकिन ऐसा है, वे मैकेनिक नहीं बन पाए, लेकिन वे कई अन्य चीजें कर सकते हैं।
लेकिन वे इसमें फंसे रहते हैं। और यह सबसे बुरा है, या यह स्थिति को तोड़ना हमारे लिए सबसे कठिन है। मानसिक ट्रिगर को बदलना जो कहता है मैं नहीं कर सकता और वास्तव में मैं कर सकता हूँ। और मैं परिवार से एक बात कहता हूँ, वह यह है, अरे वह करता था, वह था, उसे पसंद था। मैं कहता हूँ लोग, वह मरा नहीं है, वह यहाँ है जैसे वह करता था। इस क्रिया को बदलना होगा। वह नहीं करता था, वह नहीं था, वह करता है, वह है। हम हाथ का इलाज करेंगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह अभी भी यहाँ है और उसे बेहतर होने के लिए लड़ना होगा, है ना? एक बात है ना थॉमस, जो मुझे अभी याद आई, वह मरीज जिसे हम देखते हैं जो साइकिल चलाना चाहता है ना? ऐसे मैंने कई संभावनाएं दी, लेकिन व्यक्ति एक स्थिति में फंस जाता है। मुझे लगता है कि यह मनोवैज्ञानिक है सामना करने के लिए, और वह कोशिश भी नहीं कर पाता, है ना? क्योंकि उसे गिरने का डर है, फिर से चोट लगने का डर है, और क्योंकि प्रस्ताव था चलो स्थिर साइकिल पर चलने की कोशिश करते हैं, है ना? और यह देखने के लिए कि कौन सी गति तुम्हें नहीं आ रही है, क्योंकि कभी कभी यह गति नहीं होती जो नहीं आ रही होती। नहीं तो हमारे पास प्लेक्सस के मरीजों में यह बहुत होता है। यह वही है जो मैं कहता हूँ, मानसिक आपत्तियां होती है, और ऐसे कभी कभी डॉक्टर मरीज के साथ बहुत कम समय बिताता है और वह इसे समझ नहीं पाता। मेरे लिए यह एक चिकित्सक का कार्य है। डॉक्टर, मैं एक तरह से पागल हूँ और मैं संदेश भेजता रहता हूँ, मरीजों से बात करता रहता हूँ। मैं बहुत आशावादी रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि यह अलग है या नहीं, क्योंकि मैं पागल हो जाता हूँ। मैं मरीजों से बात करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस संदर्भ को समझने के लिए व्यक्ति के जीवन को आपको उसके साथ अधिक समय बिताना होगा, समझना होगा, उसे देखना होगा, और यह केवल एक चिकित्सक ही कर सकता है। डॉक्टर वह यह नहीं करेगा। तो मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी जो व्यक्ति नहीं कर पाता, वह कोई सर्जरी नहीं है जो इसे हल करेगी। यह एक सुझाव, एक मार्गदर्शन, एक सलाह है। बिल्कुल। उसकी मानसिक आपत्ति को तोड़ना, जाओ, एक पट्टी लगाओ और जाओ। कभी कभी वहाँ ताकत की कमी नहीं होती, यह है कि आप उस हाथ को भूल जाएं और दूसरे से करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके लिए व्यावहारिक सुझाव, जिन्होंने ब्रेक्सियल प्लेक्सस की चोट का सामना किया है और आप नहीं जानते जब जिस डॉक्टर से आप मिले वह आपको समझा नहीं सका। स्लिंग, क्या यह तब फायदेमंद है जब आपने चोट झेली है, न कि मरीज जिसने ऑपरेशन किया है? आपने चोट झेली है, अस्पताल से बाहर आए हैं, पुनर्वास शुरू करने जा रहे हैं, स्लिंग का उपयोग करना नहीं। आप क्या सलाह देते हैं? पूरा दिन नहीं, लेकिन मैं स्लिंग के पक्ष में हूँ, क्योंकि हाथ बहुत नीचे लटक सकता है, गुरुत्वाकर्षण खींचता है और यह कंधा खिसक सकता है और मरीज को दर्द होगा। तो हमारे पास इलाज के लिए एक और समस्या होगी, और हमारे पास इस खिसकने का इलाज करने के लिए कोई अच्छा मांसपेशी नहीं है। इसलिए मैं स्लिंग का उपयोग करने के पक्ष में हूँ। जब वह समय पर होता है तो मैं कहता हूँ कि इसे उतारें, व्यायाम करें, है ना? जैसे हाथ को ढीला छोड़े और दूसरी हाथ से विस्तार में खींचे। अगर सोफे पर है तो न तो इसे मोड़ने की जरूरत है और न ही बहुत ज्यादा खींचने की। इसे प्राकृतिक रूप से छोड़ दें। कलाई और उंगलियों को बहुत 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 हिलाएं, लेकिन मैं इसके पक्ष में हूँ। बस मैं हर घंटे इसे उतारने के लिए कहता हूँ ताकि ये व्यायाम कर सकें। मैं स्लिंग के थोड़ा खिलाफ हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने कभी मेरे वीडियो देखे हैं या नहीं। मैं इसके खिलाफ इसलिए हूँ, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि खासकर क्योंकि ये युवा मरीज होते हैं, स्लिंग के साथ रहने की आदत डालना। मुझे लगता है कि आदर्श स्थिति रुक रुक कर है। स्लिंग को उतारना, पहनना, लोग इसे लगातार पहनते हैं। फिर पुनर्वास के समय उसका हाथ कैसा होता है? मुझे यह कठिनाई नहीं दिखती, क्योंकि हमारे मार्गदर्शन के विपरीत मरीज के लिए स्लिंग का उपयोग करना अधिक कठिन है बजाय इसके बिना रहने के। मैं उन्हें सभी को हाथ ढीला छोड़ते हुए देखता हूँ। हाथ ढीला? हाँ, मैं यही देखता हूँ। यह पसंद है तब वह हाथ अधिक ढीला लेकर आता है, मरीज बंधा रहता है। लेकिन बात यह है कि मेरा पत्थर कंधा है, मेरी भूमिका कंधे की है। कभी कभी किसी को एक अव्यवस्था के कारण बहुत दर्द होने लगता है। अव्यवस्था। आप किस मरीज को देखते हैं जो कंधे दर्दी है? पूरी चोट वाला मरीज या अधूरी चोट वाला?
वह मरीज जिसकी चोट अधूरी है ना? क्योंकि नस अभी भी जुड़ी है, कंधा गिरता है और खींचता है। लेकिन इन व्यवहारों में ये अंतर होते हैं। कोई सही या गलत नहीं है। कोई सही और गलत नहीं है, हम दोनों सही हैं। मुझे लगता है कि चाहे कोई भी हो, मरीज को बहुत अच्छी तरह से निर्देशित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को जोड़ को हिलाना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल। गोफन पर निर्भर। और यहाँ थॉमस, मैं यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर कहूँगा कि यह मरीज की जिम्मेदारी है, यह चिकित्सक की नहीं है। क्योंकि कई मरीज इस तरह कहते हैं, नहीं मुझे आना चाहिए क्योंकि मेरी जोड़ सख्त हो रही है। उसे पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। हम निर्देशित करते हैं, निर्देशित करते हैं, निर्देशित करते हैं। यह उसकी जिम्मेदारी है। उसे ही उंगलियों, कलाई या कोहनी को सख्त नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर वह शुरुआत से ही ऐसा करता है तो उसे कठोरता नहीं होगी जब तक कि नस वापस नहीं आती, समझे? लेकिन अगर वे इलाज हमारे ऊपर छोड़ देते हैं तो हम सफल नहीं होंगे। दोस्तों, तो बात यह है, संयुक्त यहाँ वह कार्टिलेज है जो हिलती रहती है। यह कार्टिलेज हर बार जब आप हिलते हैं तो चिकनाई से भर जाती है, क्योंकि मांसपेशी अब इधर उधर नहीं खींचती, यह उसी स्थिति में रहती है। और फिर क्या होता है, जोड़ उस स्थिति में चिपक जाएगा। और टेंडन, उदाहरण के लिए अगर मेरा हाथ 30 दिनों तक इसी तरह रहता है तो जो टेंडन बंद होता है वह छोटा हो जाता है और यह खिंचता है। फिजियो या टीओ वह आपके साथ पूरे दिन नहीं रह सकती आपकी जोड़ को खींचते हुए। तो वह जो कहना चाहती थी वह वास्तव में यही है, आपको हिलना डुलना और खींचना जरूरी है, क्योंकि आपकी मांसपेशी अब वह आंदोलन नहीं कर रही है। और फिर उसका काम मजबूती देना होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी होगा, कुछ चीजों को समायोजित करना होगा ताकि रोजमर्रा के जीवन में आंदोलन को आसान बनाया जा सके। और जोड़ को ढीला नहीं करना होगा, जिसे आपको ही ढीला करना चाहिए था। बिल्कुल, आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की। यह एक ऐसी चीज है जो मौलिक है। प्लेक्सस की चोट में तो हम इमेजेटिक के साथ आगे बढ़ते हैं। इमेजेटिक क्या है? हेमाजेटिक एक तकनीक है जिससे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी प्राप्त करते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हम इसमें शामिल होंगे, जितनी जल्दी मरीज को चोट लगी होगी, उतनी जल्दी हम इसमें शामिल होंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी हेमाजेटिक्स है। जितना जल्दी या जितना आसान होता है, क्योंकि यह एक सहायक है। मरीज का मस्तिष्क अन्य रास्ते खोजने की कोशिश करेगा। शोध यह दर्शाते हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग सीधे दर्पण तकनीक की ओर जाते हैं, लेकिन दर्पण तकनीक एक माध्यम है, यह केवल वही नहीं है। दर्पण तकनीक के अंदर भी आपके पास दर्पण तकनीक के अंदर कई तकनीकें होती हैं, और फिर दर्पण तकनीक के अलावा आपके पास इमेजेटिक होगा, जो आज के अध्ययन कहते हैं। एवीसी मरीजों के लिए काफी अध्ययन है जो हम प्लेक्सो मरीजों में करते हैं। तो आप कल्पना के माध्यम से कोशिश करते हैं उसके मोटर क्षेत्रों को सक्रिय करने के लिए। तो अध्ययन कहते हैं, अगर दृश्यात्मक तो व्यक्ति एक फिल्म या थिएटर देख रहा है, वह तब भी सक्रिय करता है। अध्ययन यह कहते हैं कि वह तब भी सक्रिय करता है, लेकिन कुछ भी सक्रिय नहीं करता उससे अधिक। अगर मैं ऐसा कहूँ, थॉमस यह पकड़ो, आप है। आपको एक ऐसा वातावरण मिलेगा जहां आपको पसंद है, जहां आपको आनंद मिलता था। आखिरकार, अरे डेबोरा, मुझे कॉफी पसंद है। तो थॉमस, चलो कॉफी बनाते हैं। जाते हैं थेरेपिस्ट, वह आपको निर्देशित करेगा। पकड़ नहीं सकते। आप सोचते हैं आपके पास एक प्लेक्सस की चोट है, आप पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप खुद की कल्पना करेंगे। लेकिन शख्स, मैं कमेंट जोड़ सकता हूँ या मैं इसे देखने वालों के लिए सरल बना सकता हूँ। एक अध्ययन डॉक्टर मारियानो का, जहां मैंने अपना फेलोशिप किया, वह इस बारे में बात करते हैं कि जब किसी व्यक्ति को नस की चोट होती है, यानी नस कट जाती है, तो वह क्षेत्र जो हाथ का था, उदाहरण के लिए, वह एवीसी की तरह सिकुड़ने लगता है।
कल्पना कीजिए कि व्यक्ति हर दिन कॉफी बनाना बंद कर दे तो वह न्यूरॉन जो पहले उसे यह विश्वास दिलाता था कि वह कॉफी बना सकती है या हिला सकती है या कुछ कर सकती है, वह गायब हो जाता है। और अगर व्यक्ति 6 महीने 1 साल तक ऐसा नहीं करता है तो केवल मांसपेशी ही नहीं सिकुड़ती बल्कि मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो पहले विश्वास करता था कि वह कर सकती है, आज वह अविश्वास करता है और यह भी याद नहीं करता कि हाथ था मौजूद है। बिल्कुल यही तो दोस्तों यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो वह करती है वह यह है कि वह आपको यह भूलने नहीं देती कि आप वह कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर जब न अचानक से वह आंदोलन खुद से वापस आ जाए या आप एक सर्जरी करें और वह आंदोलन वापस आ जाए तो मस्तिष्क का वह क्षेत्र प्रतिरोध करता है। बिल्कुल यही, यह बिल्कुल यही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन व्यक्ति सोचना होगा वह स्वयं कर रहा है, कोई और इसके कई अध्ययन पहले से ही दिखा रहे हैं। और हम उस कहानी पर वापस आते, आप व्यक्ति से अपेक्षा करें स्वयं। बिल्कुल। क्योंकि मेरे लिए, मुझे नहीं पता आपके लिए, व्यक्ति का यह विश्वास करना कि वह बेहतर होगा उसकी बेहतर होने की संभावनाओं को बहुत बढ़ा देता है। यही वह जगह है जहां हम चमत्कार पाते हैं। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह व्यक्ति इतनी जल्दी ठीक हो गया, वह इस तरह से ठीक हो गया। हम यह उन लोगों में नहीं देखते जो प्रतिक्रिया पर विश्वास नहीं करते। कोई सुबह उठकर यह नहीं कहेगा, डॉक्टर सर्जरी के 6 महीने बाद मेरा हाथ वापस आ गया। सुबह उठे और हाथ हिलाने लगे, ऐसा नहीं होगा। तो पुनर्वास से होता है और व्यक्ति का वास्तव में उस पर विश्वास करना। मेरे पास एक सवाल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अधूरी चोट वाले मरीज और पूरी चोट वाले मरीज के बीच क्या अंतर देखते हैं। मुझे पता है कि यह एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं चाहता था कि आप बताएं, आप क्या महसूस करते हैं जब एक मरीज आता है, दूसरा आता है। क्या आपको लगता है कि वे एक ही बीमारी हैं? नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये पूरी तरह से अलग बीमारियां हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से अलग बीमारियां हैं और मुझे लगता है कि क्या पूरी तरह से घायल है। मुझे लगता है कि वह अधिक संवेदनशील है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ना? वास्तव में एक ऐसे अंतहीन दुनिया में होना है ना? मुझे विश्वास नहीं है। मैं इसे देखता हूँ। दोस्तों, पूरी तरह से घायल वह मरीज है जिसके पास एक अवल्शन या एक टूटना है, या इस तरह उसने ब्रैकियल प्लेक्सस के सभी नसों की जानकारी मिटा दी है। अगर हम इमेजरी के सवाल को समझने की कोशिश करें तो ऐसा है जैसे अचानक इस व्यक्ति का बायां हाथ उसके मस्तिष्क से गायब हो गया हो। तो गायब हो गया। फिर बचती है वह स्थिति जो है गति की कमी और इस मरीज में न्यूरोपैथिक दर्द। यह बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ बिल्कुल। फिर मैं कई कहानियाँ सुनता हूँ, आखिरकार काफी दुखद इस तरह दर्द के संबंध में, क्योंकि मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो 2 दिन तक नहीं सोते थे और 1 दिन सोते थे। तो वह पहले से जानता था कि वह कब नहीं सोएगा। तो ये कहानियाँ काफी जटिल थी। वह थकान से सोता था, संभवतः क्योंकि उसे दवा दी गई थी, लेकिन दवा का असर नहीं होता था। और मुझे जवाब पता है, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। अगर आप एक मरीज से पूछते हैं जिसकी चोट अधूरी है, आप ताकत बढ़ाना पसंद करेंगे या दर्द? वह आमतौर पर जवाब देता है कि ताकत बढ़ाना, क्योंकि उसका दर्द सहनीय होता है और समय के साथ या यहाँ तक कि सर्जरी के साथ भी बेहतर होता जाता है। और पूरी चोट वाले मरीज से अगर आप पूछते हैं कि वह ताकत बढ़ाना चाहता है या दर्द, वह क्या जवाब देता है? दर्द। मेरे एक मरीज आया जिसने कहा वह अंग विच्छेदन चाहता। और अम्पुटेशन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि न्यूरोमा मेडुला के अंदर है, उसे DRAS सर्जरी करनी होगी। ट्रू ऑन। आप इन मरीजों के लिए दर्द को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं? आप क्या सलाह देते हैं? घर पर पहले क्या किया जा सकता है? यह न्यूरोपैथिक दर्द डुप्लेक्सो थॉमस, यह बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊंगा कि नहीं है। मैं कम से कम मेरे अनुभव में मैं नहीं कर पाता। देखना, कोई ऐसी चीज जो मैं सलाह दे सकूं जो सुधार लाए, समझे? मेरे पास नहीं है। जितना हम नहीं चलो चलते हैं, एक असंवेदनशीलता करते हैं, बनावट लागू करते हैं, मैं इसे नहीं देखता है ना? मुझे नहीं पता कि किसी के पास पुनर्वास के दृष्टिकोण से कोई अन्य तकनीक है। मेरे पास एक तकनीक है, यह पुनर्वास नहीं है। वास्तव में क्या होता है, यह मेरी राय है, मरीजों को देखकर, बातचीत करके, समझकर क्या होता है। इस मरीज के मामले में
जिसके पास पूरी तरह से चोट है, उसके पास अब हाथ से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप अपनी बाह पर कुछ भी नहीं करते, वह मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा। जो कुछ भी आप मस्तिष्क के लिए करेंगे वह हाथ के क्षेत्र में पहुंचेगा। तो शायद दर्पण चिकित्सा आंशिक रूप से काम कर सकती है। हम जानते हैं कि यह जटिल है क्योंकि यह बहुत तीव्र दर्द है, लेकिन मैं देखता हूँ कि रोजमर्रा की चीजें दर्द पर बहुत प्रभाव डालती हैं क्योंकि यही बचता है। तो मैं देखता हूँ कि जो मरीज तनाव के क्षणों से बचते हैं उनकी दर्द में बहुत सुधार होता है। मेरे पास एक मरीज है जो उसकी चोट कई साल पहले हुई थी, मैं काम भी नहीं कर रहा था और फिर वह पूरी तरह से विकसित हो गया। उसने बहुत समय पहले सर्जरी करवाई थी जब परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे और बेहतर नहीं हुआ। आज दर्द का इलाज करता है और कहता है कि जब मोटरसाइकिल चलाने चली जाता है 2 हफ्ते वहाँ दर्द महसूस नहीं होता। 15 दिन मोटरसाइकिल चलाता है बिना दर्द के क्योंकि यह न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर बिल्कुल मोटरसाइकिल चलाने का आनंद उसे दर्द में सुधार लाता है। आपने यह सुना है तो कृपया यह वीडियो उस व्यक्ति को न दिखाएं जिसके बारे में बात है, और अगर वह आपके साथ देख रहा है तो मैं माफी चाहता हूँ। मोटरसाइकिल न चलाएं। मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाता, मुझे साइकिल चलाने से भी डर लगता है। लोगों की मैंने पहले सर्जरी की है, लेकिन वास्तव में आनंद तनाव में कमी करता है, यह समझ में आता है। और आजकल दर्द से बचने के लिए आहार का भी बहुत महत्व है, जो कि आहार भी है। सूजनकारी आहार से बचने के लिए ये चीजें, कुछ अध्ययन पहले से ही इस पर बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन पूरी चोट के लिए मेरे विचार में ड्रेसोटोमी सर्जरी है जिसका सबसे अधिक परिणाम होता है। परिणाम बिल्कुल ठीक है। और वह मरीज जिसकी चोट अधूरी है, क्या आप उसकी दर्द में मदद कर सकते हैं? यानी उसके कुछ नसें हैं जो अभी भी हाथ तक जाती हैं। क्या आप इस दर्द को सुधार सकते हैं? और एक सवाल, आप उस क्षेत्र में काम करते हैं जहां संवेदनशीलता है या खो गई है ताकि दर्द सुधार सकें? मैं काफी हद तक लेजर का उपयोग करता हूँ जहाँ वह कहता है कि दर्द हो रहा है या जहाँ कभी कभी एक सकारात्मक टनल होता है, मैं उस क्षेत्र में लेजर का उपयोग करता हूँ। मैं भी वही करता हूँ जो तुम्हें करना है। दर्द को सुधारने के लिए एक पैरामीटर में, जैसे कि पूरे हाथ में या सिर्फ उसी स्थान पर। और दर्द, यह कहानी जहाँ संवेदनशीलता है और जहाँ नहीं है, मैं इसके साथ ज्यादा काम नहीं करता। मैं वहाँ काम करता हूँ जहाँ वह कहता है कि दर्द हो रहा है, चाहे उस क्षेत्र में संवेदनशीलता हो या न हो। क्योंकि ऐसा है, हम बहुत से मरीजों को यह कहते हुए देखेंगे, ओह यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कर पाते कि बताओ वह कहाँ है। अरे यहाँ खुजली हो रही है, लेकिन वे ठीक से नहीं बता पाते कि कहाँ है, या अगर खुजली होती है तो महसूस नहीं कर पाते। खुजली होती है जो नहीं होती, यह नस की चोटों में आम है। तो ऐसा है, मैं इस चीज पर ज्यादा काम नहीं करता यह क्षेत्र संवेदनशील है या नहीं। मैं अधिकतर दर्द पर ही ध्यान केंद्रित करता हूँ। हाँ, तुम मुझे मेरे भेजे मरीजों से जानते हो। मैं एक नस का ट्रांसफर करता हूँ, गर्दन पर काम करता हूँ, न्यूरोमा हो तो पुनर्निर्माण करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए न्यूरोमा का पुनर्निर्माण दर्द कम करता और परिणाम बेहतर बनाता है। क्या आप यह नोट करते हैं कि उस मरीज में अंतर होता है जिसमें केवल एक ट्रिपल एनास्टोमोसिस किया है, जो कंधे की सर्जरी है, ट्राइसेप्स से डेल्टॉइड और हाथ से बाइसेप्स तक, जो आंदोलनों को बेहतर बनाएगा, लेकिन उस मरीज के न्यूरोमा का पुनर्निर्माण नहीं करता जो पुनर्निर्मित होता है? हाँ, क्योंकि जब आप इसका पुनर्निर्माण करते हैं तो दर्द बहुत कम हो जाता है, और दर्द में सुधार होने पर वह आंदोलन को बेहतर बना सकता है क्योंकि यह आसान हो जाता है। तो कई बार हम कुछ आंदोलनों या कुछ तरीकों से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि मरीज को बहुत दर्द होता है, और फिर अगर उसे दर्द है तो हम भार के बारे में भी नहीं कह सकते, यह उस संदर्भ में नहीं है। हम आंदोलन को पूरा नहीं कर पाती हैं। हमें दर्द की तुलना में आंदोलन की बजाय दर्द की अधिक चिंता करनी पड़ती है क्योंकि मरीज को बहुत दर्द होता है। जो होता है वह यह है कि कभी कभी व्यक्ति को नस की चोट होती है। C5, C6, वहाँ हम इन जड़ों के आंदोलनों को बेहतर बना सकते हैं, यहाँ नीचे स्थानांतरण करके।
हालांकि इस जड़ का पुनर्निर्माण करने का महत्व यह है कि आप दर्द में सुधार में मदद करेंगे। और दर्द ऐसा काम करता है जैसे लोगों को बांधने वाली रस्सियों की तरह, उन्हें खींचते हुए जब आप उन्हें दौड़ने के लिए कहते हैं। बिल्कुल सही। तो पूरे उपचार के दौरान आपको आंदोलन में सुधार के साथ साथ दर्द से लड़ना होगा। एक मरीज क्लिनिक आता है, वह कहता है मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो यह कुछ ऐसा है जो बहुत परेशान करेगा और बाधा डालेगा व्यक्ति को छोड़ने की सोचने लगे। इस व्यक्ति के दर्द का समानांतर उपचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा हम सफल नहीं हो पाते। हम सब कुछ करते हैं, हम दवा का उपयोग करते हैं, हम रूढ़िवादी उपायों का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी हम सफल नहीं हो पाते। लेकिन अगर हमारे पास सर्जिकल और रूढ़िवादी दृष्टिकोण से करने के लिए चीजें हैं, है ना? एक चीज जो काफी मदद करती है वह है जल चिकित्सा, है ना? दर्द की प्रक्रिया में काफी मदद करता है ना? यहाँ तक कि प्लेक्सस के मरीज के लिए भी। मुझे लगता है कि इसने हमारी मदद की है। क्या यह तापमान का सवाल है? मुझे लगता है कि हाँ। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी प्लेक्सस की चोट का सामना किया है, उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी मदद करे। डेबोरा का संपर्क छोड़ दूंगा, अपना संपर्क वीडियो के नीचे दूंगा। उम्मीद है आप और वीडियो देखेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। गले लगना